किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये हमने सारी जो है वो आज के लेक्चर में कवर करनी है। तो हेल्थ असेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट्स का सबसे पहला चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट में हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपीटेडली आने वाला जो है वो यूएचएस का क्वेश्चन है कि असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट हमारे पास आता है कि ये एक डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। डेलिब्रेट का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो इंसान जो है वो करता है। सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है कि सिस्टम वाइज करते हैं। ठीक है, आप कार्डियोवास्कुलर की असेसमेंट कर सकते हैं, आप जो है वो रीनल असेसमेंट कर सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम की असेसमेंट हो सकती है। तो आप हर एक सिस्टम के जो है वो अलग-अलग से असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना चाहिए, डेलिब्रेटली और सिस्टमैटिकली जो है वो डाटा को कलेक्ट करना है। किस चीज के लिए, ताकि आप लोगों को जो क्लाइंट है, जो आपका पेशेंट है, उसका करंट स्टेटस पता चल सके कि उसकी हेल्थ जो है वो इस टाइम किस तरह से जा रही है। ठीक है, उसकी जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और क्लाइंट का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए हम क्लाइंट को इन डिटेल में जो है वो डेप्थ में जाके असेस करते हैं। इसको हम कहते हैं असेसमेंट। अब आगे हमारे पास अगर हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि हेल्थ असेसमेंट इज एन एसेंशियल नर्सिंग फंक्शन विच प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एंड इंटरवेंशन। यानी एक इस तरह का नर्सिंग फंक्शन है जो कि हमारे पास नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए एक नेसेसरी जो है वो एक बुनियाद यानी एक फाउंडेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना चाहते हो, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्लाइंट को क्या चीज किस चीज में जो है वो मसला आ रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी उसको केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। आपने असेसमेंट की डेफिनेशन और हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से करनी है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अच्छे से करनी है। देन आपके पास अगर आ जाता है कि पर्पसेस ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी जहां से बेट्स का जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यूनिट नंबर 1, उसके अंदर पर्पसेस कुछ लिखे हुए हैं असेसमेंट के, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, रैंडमली लिखे हुए हैं, यानी सारे पैराग्राफ में ना इस तरह से डिस्पर्स करके लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, ये 6 यहाँ पे मेंशन है पर्पसेस, आपने इस 5 जो है वो आपको मतलब एग्जैक्ट आने चाहिए। और उसके बाद अगर आप बुक से जो है वो जाके पढ़ेंगे ना, तो एक पैराग्राफ के अंदर आपको ये एक एक लाइन जो है ना वो मिल जाएगी। सबसे पहले असेसमेंट का पर्पस क्या होता है कि आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, यानी पेशेंट की जो हेल्थ है, हेल्थ स्टेटस है, उसके बारे में आपने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अब डाटा हमारे पास सब्जेक्टिव भी होता है, डाटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। आगे आपने ये देखना होता है कि पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन ये थी, तो नॉर्मल से कितनी को डेविएशन वो शो कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल से कितनी को डेविएशन शो कर रहा है, कितनी को अब नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है, ये आपने असेसमेंट में देखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट की स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, लिमिटेशन कौन कौन सी है, किस तरह से वो कोप अप कर सकता है अपनी कंडीशन के साथ, ये सारा कुछ आपने असेसमेंट में देखना है। इसके अलावा आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स का पता चलता है, और लास्ट पे ये कि आप पेशेंट के साथ रैपर बिल्ड करते हैं, यानी आपका एक रिलेशनशिप जो है वो पेशेंट के साथ बिल्ड होता है, जो कि ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, जिसमें पेशेंट जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो आपको जब भी पर्पसेस ऑफ असेसमेंट आते हैं, तो आपने ये सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी है कि इस वजह से जो है वो हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ असेसमेंट आती हैं, जो कि अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि कितनी टाइप्स की असेसमेंट जो है वो होती है। ये भी बेट्स का जो है वो आई थिंक सो यूनिट नंबर 1 है, उसका चैप्टर नंबर 1 में जो है वो मेंशन है कि असेसमेंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट है, फोकस और ऑनगोइंग असेसमेंट है, इमरजेंसी असेसमेंट है, और टाइम लैप्स असेसमेंट है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे इनिशियल असेसमेंट में हमारे पास क्या आता है कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, ठीक है, तो उसके फौरन बाद जो है वो असेसमेंट स्टार्ट कर दी गई है। इसको हम कहते हैं इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, यानी अगर कि एक पेशेंट गया है हॉस्पिटल के अंदर, तो जाते ही जो है वो उनकी उसका उसकी आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आ जाता है, हमारे पास इनिशियल असेसमेंट में ये चीजें आ जाती हैं। और इनिशियल असेसमेंट जो होती है, उसका पर्पस क्या होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम का पता चल सके कि पेशेंट को असल में मसला क्या है, पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जब भी टाइप्स आती हैं, आपने लिखना है सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट। उसके नाम से ही जाहिर है कि जब पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो उस टाइम जो है वो असेसमेंट की जा रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है फोकस और ऑनगोइंग असेसमेंट। ठीक है, फोकस और ऑनगोइंग असेसमेंट में क्या आता है कि जैसे जैसे पेशेंट जो है वो किसी वार्ड में एडमिट हो गया, ठीक है, अब उसको मतलब कहते हैं कि उसको एडमिट कर लिया गया हॉस्पिटल के अंदर, तो अब जो है वो नर्स उसका ऑर्ली बेस पे कोई फ्लूइड चेक कर रही है, इनटेक आउटपुट चेक कर रही है, पेन की असेसमेंट कर रही है। ठीक है, तो वो साथ साथ जो असेसमेंट हम करते हैं उसको हम कहते हैं ऑन गोइंग असेसमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड टाइप हमारे पास जो आती है वो होती है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होती है कि अगर कोई क्राइसिस हुए हैं, ठीक है, पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना करना पड़ा, जैसे कि फर्ज करें कि उसे कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन अचानक से आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जब कार्डिक अरेस्ट के टाइम एक नर्स जो है वो फौरन से जाके उसकी असेसमेंट करती है, उसे हम कहते हैं इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है। यानी कोई इमरजेंसी के टाइम में हम उसकी जो है वो असेसमेंट कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट क्या होता है कि जब भी आपने इनिशियल असेसमेंट की थी उसके कुछ मंथ्स बाद अगर आप उसके दोबारा से असेसमेंट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। और टाइम लैप्स असेसमेंट करने का पर्पस क्या होता है, ताकि हम पेशेंट का जो करंट स्टेटस है उसको उसके पास्ट स्टेटस से कंपेयर करें। यानी अब पेशेंट की कंडीशंस ये हैं, उसके वाइटल साइंस ये हैं, कुछ अर्सा पहले उसके वाइटल साइंस ये थे, ठीक है। तो हमने कितनी टाइप्स पढ़ी, इनिशियल असेसमेंट जो कि बिल्कुल पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर तब उसकी असेसमेंट है। फोकस और ऑनगोइंग असेसमेंट यानी जब पेशेंट वार्ड के अंदर एडमिट हो चुका है तो उसके एडमिट होने के बाद, ठीक है, उसके एडमिट होने के बाद जो है वो साथ साथ उसकी जो असेसमेंट हो रही है वो हमारे पास आती है फोकस और ऑनगोइंग असेसमेंट। और लास्ट में और हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट आती है, जो किसी इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट, एमआई का अटैक हुआ है, ठीक है, तो इमरजेंसी की कंडीशन में जो असेसमेंट है वो हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट है। और लास्ट में हमारे पास टाइम लैप्स असेसमेंट है, जिसमें क्या आता है कि भाई जो इनिशियल असेसमेंट थी उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद हम दोबारा से जो है वो असेसमेंट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। तो ये चार टाइप्स हैं असेसमेंट की, आपने भूलनी नहीं है, इनको अच्छे से जो है वो आपने पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टेप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, कि आप हेल्थ असेसमेंट पढ़ने जा रहे हो, हेल्थ असेसमेंट करने जा रहे हो, तो आपको कुछ स्टेप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। 4 मेजर स्टेप्स हैं आपके बेड्स के अंदर, बॉक्स होगा एक, ठीक है, बॉक्स 1.5 और 1.6 टाइप, उसके अंदर जो है ना ये इन्होंने एक स्टेप्स लिखे होंगे हेल्थ असेसमेंट के। तो जो असेसमेंट फेज होती है नर्सिंग प्रोसेस की, आपने जब F1 का टॉपिक पढ़ा था ना, F1 में भी आपने असेसमेंट का एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो असेसमेंट के टॉपिक में आपने ये चार प्रोसेसेस पढ़े थे, चार स्टेप्स पढ़े थे, कि जब भी आपने असेसमेंट करनी है आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव डाटा लेना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव डाटा लेना है, उसके बाद आपने डाटा को वैलिडेट करना है और लास्ट पे आपने डाटा को डॉक्यूमेंट कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई मेथड्स ऑफ असेसमेंट जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ असेसमेंट में हमारे पास आता है प्राइमरी मेथड। प्राइमरी मेथड में आता है कि आप पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, उससे इंटरव्यू ले रहे हो, उसका एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी मेथड्स में आ जाता है। और उसके अलावा जी आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूएचएस का, कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड फोकस्ड असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपके बुक के अंदर टेबल भी बना हुआ है, ठीक है, बॉक्स बना हुआ है, और इसके अलावा थ्योरी में जो है ना पैराग्राफ में भी मेंशन है कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या होती है और फोकस्ड असेसमेंट क्या होती है। अब देखिए आपको ना इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, न्यू पेशेंट कोई आया है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपको उसकी थॉरली सारी असेसमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप हेड से स्टार्ट होंगे और टो तक उसकी सारी असेसमेंट जो है वो करेंगे कि इसका ये मसला तो नहीं है, इसका ये प्रॉब्लम तो नहीं है, एक एक सिस्टम की जो है वो आप प्रॉपर जो है वो असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने पेशेंट को सर से लेकर पाँव तक सारा जो है वो चेक करना है जब वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। अब फोकस्ड असेसमेंट क्या होता है, फोकस्ड असेसमेंट होता है कि आपने जो है वो पेशेंट एडमिट हो चुका है, वो वार्ड में रह रहा है, ठीक है। तो एक दफा आपको क्या हुआ कि आपने भाई, उसने कहा कि मेरे ना एब्डोमेन में जो है वो पेन हो रही है, तो आपने सिर्फ जो है एब्डोमेन की असेसमेंट की प्रॉपर, ठीक है। किसी एक मसले की वजह से आपने किसी एक ऑर्गन की असेसमेंट की तो उसको हम कहते हैं फोकस्ड असेसमेंट, कि सिर्फ एक चीज की असेसमेंट जो है ना वो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस्ड असेसमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या है कि आपने सारी जो है वो सारी बॉडी की असेसमेंट की है, जब भी नया पेशेंट आया है सारी चीजों की आप असेसमेंट कर रहे हैं। और फोकस्ड असेसमेंट क्या है कि आपने सिर्फ एक चीज की जो है वो किसी एक चीज पे फोकस करके उसकी असेसमेंट जो है वो करनी है, तो ये हमारे पास होती है फोकस्ड असेसमेंट। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस जो है वो याद रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो हमें कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्लिनिक जो होता है हमारे पास फिजिशियन होता है, पेशेंट होता है, उसका रिलेशनशिप अच्छा करती है। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपको फिजिकल एग्जामिनेशन की स्किल्स जो होती हैं वो सारी यूज करनी पड़ती हैं इसके अंदर। और फोकस्ड असेसमेंट के अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर बेस करती है, और स्पेसिफिकली कोई एक बॉडी पार्ट को जो है वो चेक करने के लिए हम जो है ये फोकस्ड असेसमेंट करते हैं, ठीक है।
तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और फोकस्ड असेसमेंट में जो है ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा में हमारे पास जो डिफरेंस है मेन वो क्या होता है, आप इस तरह से याद रखें कि सब्जेक्टिव डाटा वो वाला डाटा होता है जो पेशेंट आपको बताता है। ठीक है, कि पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे ये कंप्लेन है या इस तरह से मेरे साथ कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है कि जो आप ऑब्जर्व करते हो जब भी आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जो चीज आपने ऑब्जर्व की है वो आपका ऑब्जेक्टिव डाटा आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा यानी पेशेंट बता रहा है कि मुझे यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है, मेरी लेफ्ट चेस्ट में पेन है, यहाँ पे ठीक है प्रेशर पड़ रहा है, तो ये सारा आपके पास सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा आपने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट का कलर जो है वो ब्लू हो गया है, ठीक है, साइनोसिस की कंडीशन हो गई है पेशेंट को, या पेशेंट जो है उसका मूड जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट है। ठीक है, आपने नोट किया है कि उसका वेट जो है वो इतना है, हाइट इतनी है, हार्ट रेट इतना है। ये सारा कुछ क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा का दूसरा नाम होता है कोवर्ट डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा का दूसरा नाम होता है ओवर्ट डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का जो मैंने आपको दूसरा नाम बताया है कोवर्ट डाटा, उसका मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, यानी ये पेशेंट हमें बता रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। और ऑब्जेक्टिव ओ से शुरू होता है, ओ से ही हमारे पास स्टार्ट होता है ओवर्ट वर्ड। ठीक है, तो ओवर्ट का मतलब होता है जाहिर, यानी आपको जो है एक तो पेशेंट बता रहा है, ठीक है, आपको भी नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो जब भी आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है, आपने किस तरह से याद रखना है, सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट आपको बता रहा है कि भाई मुझे पेन है, और वो क्या है, वो कोवर्ट डाटा है। ठीक है, कोवर्ट मतलब छुपा हुआ है। और ओ से ऑब्जेक्टिव डाटा जो आप खुद जो है डिटेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ओ स्टैंड्स फॉर ओवर्ट डाटा, OVERT, ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब क्या होता है, जाहिर। तो सब्जेक्टिव डाटा इज ऑल्सो नोन एज कोवर्ट डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा इज ऑल्सो नोन एज ओवर्ट डाटा। तो ये आपने जो है एक MCQ और ये डेफिनेशन जो है वो आपने इसकी याद रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आपने करनी है। ठीक है, आपने हेल्थ असेसमेंट जब करने लगे हैं तो आपने उसके सबसे पहला पार्ट यानी आपने हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जब भी आपने हेल्थ हिस्ट्री लेनी है तो आपकी बेट्स के अंदर भी ये प्रॉपर यही वाले कंपोनेंट्स जो है वो मेंशन है। ठीक है, तो आपने यही वाले 7 कंपोनेंट्स अच्छे से याद करने हैं कि जब भी आपने किसी भी एडल्ट की हेल्थ हिस्ट्री लेनी है तो आपके पास ये 7 कंपोनेंट्स जो हैं वो जरूर होने चाहिए। उसमें सबसे पहले ये कि आपने डाटा को आइडेंटिफाई करना है कि भाई आप अगर हिस्ट्री ले रहे हैं ना, तो जो उसका सोर्स है वो रिलायबल है। ठीक है, जहां से भी आप हिस्ट्री ले रहे हैं पेशेंट से अगर ले रहे हैं तो पेशेंट सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने डाटा को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, यहाँ पेशेंट को जो है वो ट्रस्ट आपने बिल्ड करना है कि पेशेंट सच बता रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने चीफ कंप्लेन यानी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट इलनेस कि अब पेशेंट को जो है वो अभी क्या मसला है। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री में पास्ट में जो उसकी अभी मसला हुआ है वो कभी पहले तो नहीं हुआ, या जो उसको अभी प्रॉब्लम हुई है वो उनकी फैमिली में तो नहीं रन करती। ठीक है, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, उसके रिलेशनशिप किस तरह से है, उसके दोस्तों के साथ कैसा उठना बैठना है। और रिव्यू ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने जो है वो उसके बाकी सिस्टम्स को भी जो है वो अच्छे से रिव्यू करना है। ठीक है, तो ये 7 कंपोनेंट्स है हमारे पास। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग डाटा में देखिए सबसे पहले आपने क्या देखनी है, पेशेंट का एज क्या है, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ द हिस्ट्री आ जाता है, यानी हिस्ट्री में आपने देखना है कि उसको पहले फैमिली मेंबर वगैरह या इस तरह से तो कोई मसला नहीं है। रिलायबिलिटी, पेशेंट का ट्रस्ट वगैरह हो गया हमारे पास। ठीक है, चीफ कंप्लेन यानी उसको जो है वो कौन कौन सी सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं। ठीक है, और सिम्टम्स जो है वो किस तरह से उसको थॉट्स और फीलिंग्स उसके बारे में आ रही है, हमारे पास प्रेजेंट इलनेस आ जाती है। पास्ट हिस्ट्री आपने देख लेनी है कि पहले उसको कोई बचपन में कोई मसला तो नहीं था, या उसको जो है वो एडल्ट इलनेस लाइफस्टाइल उसका कोई मसला हो या इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री आपने बतानी है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने फैमिली हिस्ट्री के बाद उसकी सोशल यानी फ्रेंड्स वगैरह का साथ जो लेवल है वो देखना है। ठीक है, और रिव्यू ऑफ सिस्टम का मतलब ये है कि आपने बाकी बॉडी पार्ट्स को भी जो है वो डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास जो है वो चीजें आ जाती हैं जब भी आपने क्या करना है, असेसमेंट करनी है अडल्ट की। 7 कंपोनेंट्स हैं, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। फिर डाटा को आइडेंटिफाई करना है, चीफ कंप्लेन क्या है, प्रेजेंट इलनेस क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। ठीक है, और पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री क्या है।
और लास्ट में आपने सारे सिस्टम्स का रिव्यू करना है। आपको ये बच्चों को रिव्यू सिस्टम्स की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है, कि रिव्यू सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो रिव्यू सिस्टम में आप लोग ये चीजें जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि जनरल रिव्यू आप कर सकते हैं कि वेट कितना है, हाइट कितनी है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ये सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्किन से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं कि कोई रैशेस वगैरह तो नहीं बने हुए, लंप्स वगैरह, इचिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। और इसके अलावा हेड से, आई से, ईयर से, नोज एंड साइनसिस से और थ्रोट से, ठीक है। हेड से यानी कोई हेडेक वगैरह तो नहीं है, आईज वगैरह में कोई मसला तो नहीं है, ईयर में कोई टिनाइटस वगैरह, वो कहते हैं ना रिंगिंग ऑफ बेल, उसको हम टिनाइटस कहते हैं, बैलेंस का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। नोज एंड साइनसिस को आपने देख लेना है। थ्रोट को आपने दोबारा से देखना है कि इसके में अंदर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, ठीक है। रिव्यू सिस्टम का मतलब ये होता है कि सारे सिस्टम्स को आपने एक दफा दोबारा देखना है, ठीक है। ब्रेस्ट को देखना है, नेक को देखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखना है। इसके अलावा आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड सारी चीजें देखनी है, जीआई से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो आपने देख लेनी है। वेस्कुलर यानी वेसल से रिलेटेड के वेसल्स जो हुई हैं वो स्वेलिंग तो नहीं हुई उनके अंदर, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड चीजें आपने है ना। देखनी है, अर्जेंसी वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें आपने जो है है। वो देख लेनी है। हाँ जी, सफिया बोलिए या इकरा बोलिए। इकरा बोलिए ना आपने। अच्छा कोई बात नहीं, जिनका आप भी इकरा कह रही मेरा आप ज्वाइन हुआ है, तो जिनका आप ज्वाइन हुआ है ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना साथ, तो मैं भी लेक्चर के बाद आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है, फिर पीछे से आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना। अच्छा रिव्यू सिस्टम, हम जो है वो रिव्यू सिस्टम पढ़ रहे थे अभी। आप लोग अपनी जो है ना वो बेट्स की बुक निकाल लेंगे अगर आपके पास अभी है, बेट की बुक जो है हेल्थ असेसमेंट की, ठीक है। बेट्स की जो बुक है ना आपके पास, आपने वो निकालनी है। अभी हमें वेबर लगवाई है। आपको वेबर लगवाई हुई है। जी आप ही। कंटेंट जो है ना वो दोनों में तकरीबन सेम ही होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। कल फिर हम वेबर जो है, बेट्स वेबर, वेबर भी आई थिंक सो है, मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ अगर वेबर है। अच्छा और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, वेबर से या बेट से। अच्छा बेट से पढ़े हैं, हमजा ने कहा वो बेट से पढ़ रहे हैं। चले फिर हम इस तरह से कर लेते हैं कि आज हम फिर ये स्लाइड्स अपनी कवर कर लेते हैं। कल फिर दोनों बुक्स जो होंगी उनको सामने रख के तो फर्स्ट चैप्टर का जो है ना हम वहां से मार्क कर लेंगे, ठीक है। यानी दोनों बुक्स को जो है वो साथ साथ रखे ताकि जिनको बेट्स लगवाई है वो बेट से मार्क कर लें, और जिनको जो है वेबर लगवाई है तो वो वेबर से भी अपना जो है वो मार्क कर लें, ठीक है। अब हम इनको फिर यहाँ फिनिश कर लेते हैं पहले, क्योंकि तकरीबन ये सारी चीजें जो है ना वो ऑलमोस्ट वेबर और बेट से जो है ना वो मिक्स ही करके उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। अच्छा हम पढ़ लेते हैं फिर कॉम्प्रिहेंसिव अडल्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने सबसे पहले जो है ना वो हिस्ट्री पढ़ी थी कि पेशेंट की हमने हिस्ट्री लेनी है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमने मेंशन करनी है, ठीक है। अब जो है हमारे पास यहाँ पे आता है, अच्छा मैं बताती हूँ, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आता है कि आपने पेशेंट को जो है ना वो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। फिजिकली आपने उसको चेक करना है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर अप्रोच टू द पेशेंट, कि आपने पेशेंट को जो है वो अच्छे से अप्रोच करना है, उसके ऊपर लाइटनिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर रखनी है, आपने अपने इक्विपमेंट्स को चेक करना है, आपने पेशेंट को कंफर्टेबल जो है वो करना है, ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपने चेक करना है। तो ये सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है अक्सर के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करना है तो आपने ये 5 चीजें उसमें लिखनी है कि आपने पेशेंट को अच्छे से अप्रोच करना है, लाइटनिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, इक्विपमेंट वगैरह को चेक करना है,
पेशेंट को कंफर्टेबल करना है आपने। और सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन के पहले इंस्पेक्शन करनी है, फिर पाल्पेशन करनी है, फिर परकशन करनी है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो होता है ना वो आपने मेंटेन रखना है। अब ये जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर अप्रोच टू द पेशेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा उन्होंने ये जरा मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि रिफ्लेक्ट ऑन योर अप्रोच टू द पेशेंट का मतलब क्या है। कि जब आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है ना, तो आपने देख लेना है कि पेशेंट जो है ना वो मतलब इनसिक्योर ना फील करे, ठीक है। वो टेंस ना हो, वो परेशान ना हो, वो एंजाइटी में ना हो, ठीक है। आपने अच्छे से जो है वो पेशेंट के पास जाना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना, नेगेटिव रिएक्शंस नहीं देने आपने, उसको जो है वो रिलैक्स करके उसका जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। सेकंड, आपने एडजस्ट द लाइटनिंग एंड इन्वायरमेंट, यानी आपने गुड लाइटनिंग जो है वो इंश्योर करवानी है। कोई पोजीशन वगैरह जो है वो खराब ना हो, ताकि उसकी वजह से लाइट का जो है वो इफेक्ट बुरा पड़ता है। अब आपके बुक के अंदर ना दो तरह की लाइटनिंग की टाइप्स बताई हुई हैं, टेंजेंशियल लाइटनिंग और परपेंडिकुलर लाइटनिंग, ठीक है। टेंजेंशियल लाइटनिंग क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक पेन पकड़ा है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि पेन वगैरह उस इस तरह के होते हैं, ठीक है, लाइटनिंग वाले पेन होते हैं, जिनके अंदर से जो है वो लाइट, ठीक है, लेजर लाइट जो है वो निकलती है। तो अगर आपने कोई इस तरह के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का एग्जामिन करना है, जिस तरह कि आपने सिर्फ ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को चेक करना है, या आपने हार्ट की एपिकल इम्पल्स को चेक करना है, तो आप क्या करते हो? टेंजेंशियल लाइटनिंग यूज करते हो। टेंजेंशियल लाइटनिंग, लेजर लाइट, वो आपने अक्सर स्लाइड्स पढ़ते होंगे तो आपके सर भी यूज करते होंगे। ये किस तरह की लाइट होती है? जिसके अंदर से एक हल्का सा लेजर टाइप जो है ना वो लाइट निकली होती है, ठीक है, एक पॉइंट सिर्फ होता है। और परपेंडिकुलर लाइटनिंग क्या होती है कि आपने जो है वो जो आपका ऑर्गन है, जैसे आपका हाथ पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ही बिल्कुल करके एक बल्ब टाइप चीज जो है वो लगी होगी, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइटनिंग। यानी जो ऑर्गन है उसके बिल्कुल ऊपर करके आपने लाइट लगाई है, ठीक है, और उसका सारा जो है वो शेडो आपको जो है वो नजर आ जाता है, उसके अंदर जोन सी भी चीजें होती हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइटनिंग होती है। और टेंजेंशियल, आपने जो है वो कोई प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करने के लिए आपने लाइटनिंग जो यूज करनी है, ठीक है, वो कोई पिन पॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है, लेजर पेन हो सकता है, उसके थ्रू आप जो लाइटनिंग यूज करते हो वो हमारे पास होती है टेंजेंशियल लाइटनिंग, ठीक है। तो दो लाइटनिंग है, आपने इनका ख्याल रखना है, देखना है। तो इक्विपमेंट्स जो कि आप यूज कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, सबसे पहले ग्लव्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइटल साइंस के लिए आप स्फेग्मोमेनोमीटर, यानी जिससे आप जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर आप यूज कर सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पेन रेटिंग स्केल होता है, आपने F1 में भी पढ़ा होगा कि 1 से 10 तक हम उसमें रेटिंग करते हैं, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हो। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है जिससे आप अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है ना वो मेजर करते हो, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जो अपर आर्म, मिड आर्म सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, यानी आर्म के जो साइड पे जो है वो आप मेजर करते हो। तो बीएमआई वगैरह से रिलेटेड चीजों को मेजर करने के लिए हम जो चीज टर्म यूज करते हैं उसे कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ठीक है। स्किन फोल्ड कैलिपर है, फ्लेक्सिबल टेप है, स्केल है जिसके साथ हाइट अटैचमेंट लगा होता है, हाइट के लिए हम स्केल मेजर करते हैं। अच्छा जी, अगर आपने स्किन वगैरह को चेक करना है तो आपने क्या यूज करना है? रूलर यूज करना है। इसके अलावा वुड्स लाइट होती है, ठीक है, जिस तरह मिरर होता है, ठीक है, राउंड मिरर होता है, उसके साथ एक लाइट होती है। इसके अलावा आपने हेड एंड नेक के लिए आपने स्मॉल कप ऑफ वाटर आप यूज कर सकते हैं। आई के लिए आप ये देखें, अगेन आ गई है हमारे पास पेन लाइट, ठीक है, पेन लाइट आ गई, पेन लाइट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है स्नेलन चार्ट, ठीक है, रोजेनबर्ग पॉकेट स्क्रीनर। ये हम ना जब आई की असेसमेंट करेंगे ना तो उसमें हम चार्ट्स कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ईयर की एग्जामिनेशन के लिए आप ऑटोस्कोप यूज कर सकते हो। इसके अलावा माउथ के लिए पेन लाइट है, डिप्रेसर है, आपने उधर ओटी में या आपने जो अपने वार्ड्स में भी है ये चीजें देखी होंगी, ठीक है। स्टेथोस्कोप आप यूज कर सकते हो, पेंसिल यूज कर सकते हो। मैक्सिमम जितने आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नेम याद होते हैं, आपकी बुक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखे हैं ना वो पॉइंट के साथ नहीं लिखे हुए, ठीक है, वो इस तरह से मेंशन है रैंडम, जैसे ग्लव्स, फेगमोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, पेन रेटिंग स्केल, इस तरह से। तो चाहे तो आप सिस्टम वाइज याद कर लो कि वाइटल साइन के लिए हमने ये इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, इसके लिए हमने ये इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह से मुश्किल होती है तो आप सिर्फ इनके नेम्स भी याद कर सकते हो। स्टेथोस्कोप चाहिए होती है असेसमेंट के लिए, ऑटोस्कोप है, टंग डिप्रेसर है, ठीक है, फिर न्यूज़पेपर है जी, पेन लाइट है, इस तरह आप रैंडम जो है वो भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम वाइज अगर कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है तो वो सिर्फ अंदर वाली चीजें जो है ना, क्योंकि स्टेथोस्कोप तकरीबन सब में ही मेंशन है, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें जो है वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास देखिए थर्ड वाली जो टाइप थी यहाँ पे, ये हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्ट ऑन योर अप्रोच टू द पेशेंट, ये हमारा टिक हो गया। एडजस्ट लाइटनिंग भी हमने एडजस्ट करवा ली, चेक योर इक्विपमेंट भी हमने, ठीक है, इक्विपमेंट भी हमने देख लिए। अब फोर्थ वन वाला पॉइंट था मेक द पेशेंट कंफर्टेबल।
कि पेशेंट को जो है ना वो आपने क्या बनाना है जी, आपने पेशेंट को कंफर्टेबल बनाना है, ठीक है। और चूज द सीक्वेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपने सीक्वेंस यानी हेड से स्टार्ट करना है पहले, ठीक है। पहले हेड की जो है वो असेसमेंट की, देन जो है वो ट्रंक के ऊपर आए, और देन जो है वो आपने टो की असेसमेंट करनी है, ठीक है। ऊपर से आपने नीचे की तरफ जो है वो बारी बारी हर चीज की जो है वो असेसमेंट करनी है। आपने पेशेंट के कंफर्ट को जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। बार बार उसे ये नहीं कहना कि तुम पोजीशन चेंज करो, ये करो, ये करो, ठीक है। ज्यादा जो है वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं करवानी, और आपने जो है वो क्लिनिकल एफिशिएंसी को इन्हांस करवाना है। अब ये आपके पास, ये आपकी बुक में से लिया हुआ एक टेबल है, ठीक है, कि आपने एग्जामिनेशन आप किस किस चीज का जो है वो करवा सकते हैं और कौन कौन सी पोजीशन पे करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पेशेंट बैठा हुआ है तो आप उसका जनरल सर्वे कर सकते हैं, वाइटल साइन कर सकते हैं, स्किन को चेक कर सकते हैं, हेड एंड नेक को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोरैक्स, लंग्स को, ब्रेस्ट को, तो ये उन्होंने सिर्फ पोजीशंस बताई हुई हैं, ठीक है। और इनके जो सिंबल्स का की है ना वो उन्होंने इसमें बॉक्स में दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इन्होंने ये साइन बनाया है, और इसका ये आगे लिखा है सिटिंग, ठीक है। ये साइन बना हुआ है तो उसका आगे लिखा हुआ है लाइन, यानी जब पेशेंट लेटा होता है तब आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो। उसके बाद जब पेशेंट इस कंडीशन में है, यानी टर्न हुआ हुआ है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, उसने अपनी लेफ्ट साइड पे जो है वो टर्न ली हुई है, उस तरह उस दौरान आप क्या क्या चेक कर सकते हो जी, कार्डियोवास्कुलर की मोस्टली चीजें। उसके बाद पेशेंट ये कंडीशन में है तो ये क्या, लीनिंग फॉरवर्ड यानी आगे को झुका हुआ है पेशेंट, ठीक है। ये स्पेशली मरमर्स के लिए हम चेक करते हैं। उसके बाद ये पेशेंट जी सीधा लेटा हुआ है, तब हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। जब पेशेंट जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, तब आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में है, ठीक है, यानी सुपाइन पेशेंट लेटा होता है और जो हिप्स होती हैं वो यूजली फ्लेक्स्ड होती हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं लिथोटमी पोजीशन। तो ये ज्यादातर वुमेन में पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए जो है हम यूज करते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास है जी, ये भी पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे है लेटा हुआ। ये हम ज्यादातर मेन में प्रोस्टेट और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये आपने साइन के साथ जो है वो चीजें एक दफा देख लेनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि जस्ट ये देखने हो सकता है कि आपका जब पहली थॉट में पोजीशन आप क्यों यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पेल्विक और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने नीचे कुछ पोजीशंस भी दिखाई हुई हैं, ठीक है, आप ये पोजीशंस भी देख सकते हैं, सुपाइन, सीधा, प्रोन, उल्टा, डोर्सल, रिकम्बेंट है, लिथोट में इस तरह की पोजीशन होती है, ठीक है, सिम्स है, नी चेस्ट है, और सिटिंग है, स्क्वेटिंग है, ये स्टैंडिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। आप सबको पता है कि हम 4 क्लासिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास इंस्पेक्शन आ जाता है, पाल्पेशन आ जाता है, परकशन आ जाता है, और ऑस्कल्टेशन आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले ये देखें, इंस्पेक्शन में सिंपल इंस्पेक्ट कर रहा है, यानी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि स्किन को कोई मसला तो नहीं हुआ। पाल्पेशन में उसने क्या किया, अपने हैंड्स को यूटिलाइज किया और लाइट से जो है वो पाल्पेट करना स्टार्ट कर दिया है। परकशन में उसने जो है वो एक हाथ को नीचे रखा, दूसरे को उसके ऊपर रख के एक उसने जो है वो वाइब्रेटरी मूवमेंट करनी है, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन में सीधा स्टेथोस्कोप जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब ये देखें, इंस्पेक्शन को अगर आप देखें, सिर्फ आपने क्या करना है, ऑब्जर्व कर रहा है, देखें इसको कि भाई इसको कोई कलर तो नहीं चेंज, इसका इसको कोई सोर्स वगैरह तो नहीं है, इसका बिहेवियर किस तरह से है, इसकी स्किन की कंडीशन कैसी है, कोई सोर वगैरह कोई बना तो नहीं हुआ, ठीक है, वूंड तो नहीं है कोई। सिर्फ क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। पाल्पेशन में क्या होता है, आपने जो पाल्मर फिंगर होती है उससे क्या करना होता है, स्किन को चेक करना होता है, उसको पाल्पेट करना होता है। अब पाल्पेशन में भी देखिए इसकी टाइप्स आ जाती हैं, लाइट टू मॉडरेट पाल्पेशन, जिसमें आप सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो पाल्पेट करते हो, ठीक है। फिर आपके पास डीप पाल्पेशन आ जाती है, जिसमें 2 से 5 सेंटीमीटर तक आप पाल्पेट करते हो। बाई डिजिटल होती है, जिसमें हम जो है वो थंब और इंडेक्स फिंगर, यानी जो सबसे आपकी फर्स्ट फिंगर है उसके दरमियान जो है वो चीज को रख के ऊपर और नीचे दोनों साइडों से आप उसको एग्जामिन करते हो। और बाई मैनुअल होती है कि आपने दोनों हाथ यूज करने होते हैं, ठीक है। दोनों हाथ यूज करके आप लीवर की असेसमेंट करते हो, आप किडनी की असेसमेंट करते हो, उसको हम कहते हैं बाई मैनुअल, ठीक है। लाइट टू मॉडरेट, डीप पाल्पेशन, बाई डिजिटल और बाई मैनुअल पाल्पेशन। अब हमारे पास जो है इंस्पेक्शन, ये उन्होंने डिफरेंट इंस्पेक्शन दिखाई है कि आप इस तरह से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये बाई मैनुअल है, ऊपर से भी और नीचे से भी हो रही है, देखिए बाई मैनुअल, ठीक है। ये भी बाई मैनुअल है, ये आपकी जो है वो बाई मैनुअल है, ऊपर से भी होती है, नीचे से मोस्टली लीवर वगैरह की जो है ना असेसमेंट इस तरह से होती है। उसके बाद हमारे पास परकशन आ जाता है। परकशन में हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्राइकिंग मूवमेंट करनी होती है, ठीक है। यानी जो थर्ड फिंगर होती है उसे हम रैपिड टैप देते हैं,
जो प्लेक्सीमीटर यानी जो नीचे वाली फिंगर होती है, आप ये देखिए यहाँ पे ना एक प्लेक्सर लिखा हुआ है और एक हमारे पास प्लेक्सीमीटर लिखा हुआ है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सर फिंगर कौन सी होती है हमारे पास और फ्लेक्सीमीटर कौन सी होती है? जो आपने दो फिंगर जो है ना, आपने इस तरह से रखना है कि एक हाथ आपने नीचे रखना है, एक हाथ आपने ऊपर रखना है, ठीक है। जो हाथ आपका आपने नीचे रखा होता है ना, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सीमीटर, और जो हाथ आपका ऊपर होता है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर, ठीक है। तो फ्लेक्सर फिंगर कौन सी होगी? ऊपर वाली जो हाथ है उसकी जो फिंगर है, ठीक है, जिसको आपने मारना है नीचे वाले हाथ की फिंगर के ऊपर, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सीमीटर। तो आपने इस तरह से करके एक वाइब्रेटरी मूवमेंट देनी होती है, उससे क्या होता है कि पता चलता है कि अंदर जो है वो डलनेस है या रेजोनेंस है, कौन सी कंडीशन है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, परकशन साउंड्स है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि परकशन साउंड्स में कौन कौन सी साउंड्स आती हैं। फ्लैटनेस है, डलनेस है, रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंस है और टेम्पनी है। अब ये भी आपने याद करना है, ये नहीं कि सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, आपने इसके साथ ये याद करना है कि फ्लैटनेस कहाँ पे हमें सुनाई देगी, बोन में या मसल में। उसके बाद डलनेस कहाँ पे सुनाई देगी, हार्ट में, लीवर में, स्प्लीन में। रेजोनेंस हमें कहाँ पे सुनाई देगी, लंग्स वगैरह में। हाइपर रेजोनेंस एम्फीसिमेटस लंग्स में। ये यूएचएस के एमसीक्यूज भी हैं और ये यूएचएस का इंपॉर्टेंट एससीक्यूज भी है, कि फ्लैटनेस कहाँ पे नजर आती है हमें, डलनेस कहाँ पे, रेजोनेंस कहाँ पे और टेम्पनी कहाँ पे, ठीक है। तो ये परकशन साउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपने इसको परकशन साउंड्स को जो है वो अच्छे से करना है। अच्छा, ये देख रहे हैं हमारे पास ये फ्लेक्सीमीटर है, ये फ्लेक्सर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको नीचे रखना है और इसको इसके ऊपर से जो है वो मारना है आपने। उसके बाद हमारे पास दो स्लाइड्स रखी हैं, ऑस्कल्टेशन क्या होता है और ऑस्कल्टेशन क्या होता है कि आपने स्टेथोस्कोप से सिंपल क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है कि लंग्स की साउंड्स किस तरह से हैं, ठीक है, हार्ट की साउंड्स किस तरह से है, बाउल साउंड्स वगैरह, इसको हम कहते हैं ऑस्कल्टेशन, ठीक है। और ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस वगैरह। बस आपके लिए जो था ना ये चीजें, ये लास्ट वाले दो तीन स्लाइड हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या क्या करनी चाहिए, मतलब कहते हैं कि आपको ग्लव्स वगैरह, गाउन्स वगैरह आपने ना पहना हो, क्योंकि उससे जो है वो बैरियर एक आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बस यही है, आपने उनकी टेक्निक्स जो है वो अच्छे से याद करनी है, ठीक है। और हमने जो सीक्वेंस पढ़ा है वो आपने अच्छे से याद रखना है। फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं, एक टॉपिक है। और एक टॉपिक जो है वो इसमें ये है कि आपने असेसमेंट किस तरह से करनी है एडल्ट की, एडल्ट हेल्थ हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड्स हैं वो आप सब बच्चों ने अच्छे से याद कर लेनी है। कल हम इंशाल्लाह बेल्ट्स और जो दूसरी वेबर की बुक है उससे भी अंडरलाइन कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। अभी के लिए आपका यही काम है कि आपने ये स्लाइड्स बस अच्छे से सारी याद कर लेनी है, ठीक है। टाइम भी अब खत्म हो गया हमारे पास, हम लेक्चर अपना एंड करते हैं कि किसी बच्चे को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो मुझसे जो है वो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है।